नमस्कार, सवाल इंडिया का मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं और इस वक्त की बड़ी खबर जिसके साथ आज कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, लगातार भारत और कनाडा के बीच में जो रिश्ते हैं उसमें तनाव का, अगर अंग्रेजी में जो शब्द होता है एस्केलेशन, जो लैडर है वो चढ़ती जा रही है। लगातार एक के बाद एक जिस तरीके से फैसले लिए जा रहे हैं उससे लग रहा है कि दोनों देशों के बीच में तनाव जो है वो अपने चरम पर पहुंच रहा है। कनाडा और भारत के बीच में जो ऑपरेशन, भारत ने अब नया एक कदम उठाते हुए ऑपरेशनल कारणों का हवाला देते हुए कनाडा के नागरिकों के लिए वीजा की जो सेवाएं हैं उन्हें बंद कर दिया है। खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा और भारत के बीच में तल्खी जो है वो बढ़ गई है। कनाडा ने भारतीय एजेंट्स पर इस हत्या को कराने का आरोप लगाया, जिसे भारत ने सिरे से नकार दिया है। इससे पहले कल भारत ने कनाडा में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एक एडवाइजरी भी जारी की थी। इस एडवाइजरी में भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई थी। साथ ही साथ उन इलाकों में ना जाने को कहा गया था जहां पर भारत विरोधी प्रदर्शन जो हैं वो अक्सर होते रहते हैं। मैं इस वक्त सीधे आपको भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें लिए चलता हूं। इस पे अहम सवाल होगा कनाडा का भी। प्रणय उपाध्याय दी न्यूज़ से। कनाडा के साथ हमारी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, लेकिन स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप में जिस समय की ऐसी स्थिति है तो क्या वो भी रिव्यू में? और दूसरी चीज़ एक क्लैरिफिकेशन चाहिए था कि बीएलएस जो कि वीज़ा प्रोसेसिंग एजेंसी है उसने नोटिफिकेशन लगाया है कि वीज़ा प्रोसेसिंग सस्पेंडेड है इस समय, तो क्या उसका स्टेटस है? क्या कनाडा से इंडियन वीज़ा इस समय सस्पेंड है? No, sorry, you had a hand up before me. Go ahead, Manish. Yeah. Again on the, this is Manas from PTI Press Trust of India. Again on the Canada issue, Canada has given very clear indications that it has, briefed the US, Australia and its strategic allies on the overall controversy and the accusation that Indian agents were involved in killing of a Sikh separatist in Canada. So have we also actually, in fact, got in touch with our allies like US and UK and other Western partners on the whole issue? Normally I usually take 4 or 5 questions, but I think there are a lot of hands on this. Similar questions on that. No, I saw your hand first, ma'am. Go ahead. I'll come to you. I'll try to take a few more. I think it's similar questions we can answer together. Hi, I'm Megha Sharma from NewsX, and the Pakistani Foreign Ministry has also responded on it. It's taken the name of Kulbhushan Jadhav and said that there has been espionage and sabotage that has taken place on the soil of Pakistan by the government of India. How do you react to this? How does the Ministry of External Affairs... Can we limit ourselves to Canada for the moment? Because I think there's a lot of Canada questions. Is that related to Canada? If not, I'll come back to you. This is Pakistan, and Pakistan has responded to what the Canadian thing. But Kulbhushan Jadhav you mentioned. Okay. Kulbhushan Jadhav... If it's on Canada, I'll come back. I will take the question on Canada. Okay. Right. Yeah, Canada. I'll come to you. All of you. I saw your hand a little later. I apologize. Sir, मैं मनीष हूँ TV9 से और हमारा सवाल ये है कि Microphone. नहीं, माइक्रोफोन नहीं चल रहा। हेलो, हाँ जी मैं मनीष हूँ TV9 से और मेरा सवाल ये है कि लाखों भारतीय कनाडा में रह रहे हैं, उनके परिवार की चिंता है इस वक्त, खास करके जब रोजाना हम एक्शन और रिएक्शन कर रहे हैं दोनों देशों की तरफ से, तो ये भी है कि कल के दिन में बहुत सारे लोग जो वीजा अप्लाई कर रहे हैं उनका प्राइस नहीं। आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं है। आप क्या वो डर रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट के एक्शन से? नहीं, उनका डर ये है कि वो कनाडा में जो लोग हैं वहाँ पर उनकी सिक्योरिटी को लेकर या उनके जॉब को लेकर या उनके स्टडी को लेकर जो कंसर्न है, उसको किस तरह से भारत सरकार समझ गया जी। या गो अहेड। I'm Sahil from ENI. Since there are multiple threats to our High Commission and consulates in Canada, is Government of India planning to send its own security as well in that case? Okay. Yeah, go ahead. So I gave you the floor that time, but you weren't ready. Sir, Shruviranjan from Bloomberg. So can you confirm whether Canada shared any evidence, with us on this particular, before making this allegation in the Parliament? And also whether India, or how many times India has shared its concerns and evidence on Niger with Canada, and what was their response to it? And an associated question. What is the second part? I mean, did India share evidence on Niger and the other suspected Khalistani
The second question, okay. Can we hold on? We'll come back to more. Okay. Can we wait another one? I've got a whole list, but... And are we going to join the investigation? What's it? I'll come back to you. Why did I take yours? Yes, go ahead. Yeah, you. Yeah. Hi, sir. Rajesh here from the Wall Street Journal. Wanted to ask a question. Just a second. Not ready? Beyond issuing robust denials, what is India's strategy on countering the allegation, which carries a risk of reputational harm to India's global standing? Okay. Fair enough. If it's just on this, otherwise, I still see many hands. Maybe one more round? Yeah. Sir, Meghna from DD News. Is ME considering any specific advisory for the Hindu Canadians? Because we have seen an advisory for Indian nationals and students, but anything specific in view of the threats that have emerged? Okay. Maybe I will hold off. I think I just see too many hands around. Okay. Let me start with some of the... Rishabh, your query was on diplomats, Canadian diplomats here. Yes, we have informed the Canadian government that there should be parity in strength and rank equivalence in our diplomatic presence, in mutual diplomatic presence. Their numbers here are very much higher than ours in Canada. The details of this are being worked out, but I assume there will be a reduction from the Canadian side. There was a query, I think you mentioned, let me take it in a different order. Siddhant, you had a comment on words used by Canadian Prime Minister, Foreign Minister, and then the US Ambassador, right? Yes, I do think there is a degree of prejudice here, They have made the allegations, they have taken action on them. To us, it seems or it appears that these allegations by the Government of Canada are primarily politically driven. Manush, your query was on briefing our partners, etc. Look, on this one, as I said, we have been, of course, engaged with our partners on various issues, particularly including this one. We have been discussing with them. We have conveyed our position, how we see these developments, and I think those are part of ongoing conversations, but I'm happy to share a little more if you wish to talk about it. I will. I'll come back to that. I just thought I'll mention Manish's I'll come back to Manish because let me just make a couple of other points. I think, Sudhi, you had a query about Canada sharing any information. No, let me clarify. No specific information has been shared by Canada on this case, either then or before or after. We have, as we have said, or I think we've been made very clear, we are willing to look at any specific information. We have conveyed this to the Canadian side, made it clear to them that we are willing to look at any specific information that is provided to us. But so far, we have not received any such specific information. There was a indirect question on that. Let me also point out that from our side, very specific evidence about criminal activities by individuals based on Canadian soil has been shared with the Canadian authorities on a regular basis, but not been acted upon. So that is answer to both sides of it, I think you asked. There was a query on, I'll come back. There was a query regarding from, I think, मनीष झा, आपका प्रश्न था सिक्योरिटी पे. देखिए सिक्योरिटी के मामले पे आपने पूछा था हमारे हाँ देखिए हमने सीधे एडवाइजरी इशू की है और डिटेल एडवाइजरी है उनको क्या करना चाहिए. एक प्रश्न और था कि कुछ ग्रुप्स या हिंदू अलग से नहीं. एडवाइजरी सारे इंडियन नेशनल्स के लिए हम इस तरह से नहीं देखते. इंडियन नेशनल्स के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है, जो ट्रैवल कर रहे हैं, जो वहाँ रह रहे हैं, उनके सबके लिए एडवाइजरी है. एंड हम चाहेंगे कि वो उस एडवाइजरी को देखें और पालन करें उसका. Sahil, your query was on whether we are sending security. No, look, we have always believed that it is the host government's responsibility to provide security. If there is some places we have our own security posture also, but look, I don't want to discuss security measures in public. That's not an appropriate situation. If I could come back to what Manush, you asked about. As I said, we have ongoing conversations with friends and partners. We have made our position quite clear to them on the lines that I've outlined just now. That's why I thought I'll outline our position first, that no, there has been no specific information, and we're willing to look at that if provided.
On the issue of a threat, Vinita, you mentioned for various things. Look, I don't know how to react to this. We obviously condemn any threat. But look, the overall, I think we should look at the larger issue. The larger issues of terrorism. And not just, terrorism, but also the fact that it is being funded and supported, and we know this for some time, from our western neighbor Pakistan. But the issue of safe havens and places to operate is being provided abroad, including in Canada, and that we would expect that is the main focus. The question is, do we have the political will to address terrorism, or we want to justify it and condone it? So I think that's what we would like to say. Yeah, no, as I said, one question at a time. On the issue of measures for our security, as I think the same question was asked, I don't want to discuss publicly, but of course we take, it is under the Vienna Convention, we expect host governments to provide security and for our premises, for our diplomatic personnel. What exact specific measures, I don't want to discuss publicly. प्रणय, आपका प्रश्न था वीज़ा पे. मैं जैसे भी बताया कि हमने वीज़ा इश्यूज पे, लेट मी एक्चुअली नहीं बताया था मैंने, आई थॉट हमने डिस्कस किया था. आपने देखा होगा कि हमारे जो कनाडा में हाई कमिश्नर और कॉन्सुलेट्स हैं, उनको किस तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स वो फेस कर रहे हैं, उसको आप जानते हैं. इससे उनका जो सामान्य कामकाज होता है उसमें बाधा पड़ी है, उसमें डिसरप्शन आई है. इसीलिए हमारी हाई कमीशन और कॉन्सुलेट्स अब टेम्पररीली वीज़ा एप्लीकेशंस नहीं प्रोवाइड कर पा रही हैं. हम इस सिचुएशन को रेगुलर बेसिस पे रिव्यू करते रहेंगे, इसकी समीक्षा होती रहेगी. पर अभी के लिए ये सिक्योरिटी सिचुएशन जो कनाडा में और कैनेडियन गवर्नमेंट की इनएक्शन से रहा है, उसके लिए हम इसको अस्थायी रूप में हम इसको वीज़ा आवेदन का जो प्रोसेस है उसमें बाधा पड़ रही है, और इसीलिए हमने उसको अभी उसको स्टॉप कर रखा है. I know there'll be questions on this in English, so let me say that in English. You are aware of the security threats being faced by our High Commission and consulates in Canada. This has disrupted their normal functioning. Accordingly, our High Commission and consulates are temporarily unable to process visa applications. We will be reviewing the situation on a regular basis. That's what I wanted to respond to it on Pranay's question on visas. Megha, I think you asked on Pakistan comments. I don't even know how to quite respond to that. Pakistan, if there is the last country, I think, talking about credibility, and I don't think anybody really takes their comments seriously at all. I think that covers it. Sahil, I had talked about security. Rajesh, yeah, look, if there is any country, if you're talking about reputational issues and reputational damage, if there's any country that needs to look at this, I think it is Canada and its growing reputation as a place, as a safe haven for terrorists, for extremists, and for organized crime. And I think that's a country that needs to worry about its international reputation. तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची इस वक्त बात कर रहे हैं, और कनाडा को लेकर जो खासतौर पर लगातार सवाल उनसे पूछे जा रहे थे, उस पर उन्होंने 2-3 बहुत अहम बातें कही हैं. जो बार बार ये बात हो रही थी कि क्या भारत सरकार ने वीजा को रोक दिया है, उन्होंने कहा है कि जो वहां पर हमारा उच्चायोग है और जो वहां पर हमारा स्टाफ है, उसकी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए उनके रोज के कामकाज में कुछ परेशानियां आ रही हैं. इस वजह से वीजा का जो प्रोसेसिंग है वो अभी नहीं हो पा रही है, लेकिन सरकार इस पर लगातार नजर रखे हुए है. उन्होंने ये भी साथ में साथ कहा कि कनाडा को अब ये सोचना होगा कि उनकी जो इमेज है वो किस तरीके से पूरे विश्व में जा रही है, कि यहां पर आतंकवादियों को और किसी भी देश के विरोध करने वाले लोगों को पनाह मिलती है. हमारे साथ इस वक्त हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह जुड़ रहे हैं, हमारे साथ अशोक सज्जनार साहब भी जुड़ रहे हैं, पूर्व राजनयिक हैं. आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया. उमा, सबसे पहले मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बहुत अहम थी, क्योंकि सुबह से आधिकारिक तौर पर जो बार बार ये बात हो रही थी कि वीजा रोक दिया गया है, उस पर अभी आधिकारिक तौर पर कम से कम सरकार ने कुछ नहीं कहा था. पहली प्रतिक्रिया अब आ रही है और सरकार ये कह रही है सुरक्षा को खतरा में देखते हुए जो हमारे राजनयिक हैं, इस वजह से कदम उठाया गया.
जी बिल्कुल, देखिए सीधे तौर पे जो कल एडवाइजरी जारी की गई थी जिसमें भारतीय समुदाय के लोगों के साथ साथ भारतीय राजनयिकों के लिए भी उसमें एक चिंता की बात थी और कहा गया था कि उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। जिस तरीके से हेट क्राइम कनाडा में बढ़े हैं, जिस तरह से भारत विरोधी गतिविधियां वहां पे बढ़ी हैं, तो उसी बात को आज जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है और कहा है कि जो उनकी सुरक्षा है वो सबसे अहम है और इसी वजह से दिक्कत आई है और तभी जाकर जो वीज़ा सर्विस है उस पर तकनीकी तौर पर फिलहाल के लिए रोक लगाई गई है। तो जो भारतीयों की सुरक्षा है उसकी बात को लेकर लगातार भारत जो है वो कनाडा से कहता रहा है। इस बात की भी अभी दुहाई दी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने, लेकिन कनाडा ने उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं की और नतीजा ये हुआ कि मामला यहाँ तक तूल पकड़ गया कि अब जो है वहाँ पे भारतीयों के लिए एक एडवाइजरी जारी करनी पड़ी है। तो ये एक अहम बात ये है कि जिस तरीके से ट्रूडो ने अपनी संसद में खड़े होकर भारत के ऊपर सीधे तौर पर आरोप लगाया और जो आपने अभी बात की जो अलग थलग वो पड़ रहा है, जाहिर सी बात है कि जो कनाडा ने चाहा होगा कि वो अपने सहयोगी देशों के साथ जो साझेदार देश हैं, खासतौर पे जो फाइव आइज अलायंस के जो पार्टनर्स हैं, उनसे वो सीधे तौर पे एक समर्थन हासिल करे, लेकिन वो फिलहाल मिलता नजर नहीं आ रहा। सब 3 देशों की तरफ से बयान आया है, न्यूजीलैंड की तरफ से तो अभी नहीं आया है, लेकिन बाकी के 3 देशों की तरफ से बयान आया है। अमेरिका ने इस पर चिंता जरूर जताई है, लेकिन सीधे तौर पर भारत के खिलाफ कुछ बयान नहीं दिया है। ऑस्ट्रेलिया विदेश मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया है कि जांच अभी चल रही है और जांच के नतीजे को देखे जाने की जरूरत है। तो भारत ने अपनी स्थिति साफ कर दी है कि कनाडा से क्या उसकी उम्मीद है, क्या उसको चाहिए, और कनाडा वो ना करके एक जो बात का बतंगड़ जो है और अपने लिए एक जो समर्थन जुटाने की कोशिश है वो कर रहा है। और खास तौर पे एक आखिरी पॉइंट कि अंदरूनी राजनीति से इस तरह से जूझ रहे हैं जस्टिन ट्रूडो कि ये सब जो खालिस्तानी आतंकवादियों का जो वहाँ एजेंडा है, जो वहाँ पे अलगाववादी नेता जो उनकी पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, उनकी वजह से उनको ये एजेंडा फॉलो करना पड़ रहा है, वरना उसकी सरकार चली जाएगी, उनकी सरकार चली जाएगी और ये सब इसके पीछे है। तो एक बार विदेश मंत्रालय ने अपनी स्थिति फिर से साफ कर दी है। बिल्कुल, और साथ ही साथ जैसे उमा कह रहे हैं, उन्होंने कहा था कि ये पॉलिटिकल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से मोटिवेटेड मूव है। लेकिन अशोक सज्जनार साहब, अगर हम डिप्लोमेटिक एस्केलेशन की बात करें, अगर उस मैट्रिक्स की बात करें, तो हर रोज कुछ ना कुछ कदम ऐसे उठाए जा रहे हैं दोनों देशों की तरफ से जो चीजों को डी एस्केलेट करने की जगह तनाव को और बढ़ा रहे हैं। भारत का अभी जो विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं उनका सीधा सीधा कहना है कि कनाडा ने वहां पर जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में तो कहा कि हमारे पास एविडेंस है, पर भारत के साथ कोई एविडेंस तक शेयर नहीं करा है। क्या आगे आप स्थिति बनती देखते हैं? देखिए अंकित, बात ऐसी है जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, जो उन्होंने अपनी पार्लियामेंट में कहा, उन्होंने कहा हमारे पास क्रेडिबल एलिगेशंस हैं, एविडेंस का उन्होंने जिक्र नहीं किया है। पूरी दुनिया कनाडा से क्या मांग रही है? एविडेंस मांग रही है, प्रूफ मांग रही है। आपने अभी तक अपना पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है और जो उनकी विदेश मंत्री हैं वो भी कहती हैं दैट देयर इज अ लाइकलीहुड जो कोई फॉरेन इंटरफेरेंस हो इसमें। फिर उन्होंने कहती हैं जो अगर ये प्रूवन राइट है तो तब ये बहुत ही आघात है हमारी सॉवरेंटी पर। उन्होंने देखिए अभी तक अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं की है, एविडेंस का उन्होंने कहीं नाम नहीं लिया है, एलिगेशंस। देखिए मैं तो समझता हूं ये जो उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है अंकित, क्रेडिबल एलिगेशंस, आई थिंक इट इज अ कॉन्ट्रडिक्शन इन टर्म्स, इट्स एन ऑक्सीमोरॉन। जो आपके पास या तो एलिगेशंस हैं या उसमें क्रेडिबिलिटी है। एलिगेशंस कभी क्रेडिबल नहीं होती हैं। एलिगेशंस का क्या मतलब है? अफवाह है, सुनी सुनाई है, उसमें क्या क्रेडिबिलिटी है? और उसके बेसिस पर आप कह रहे हैं। और भारत ने ये कहा है जो हमने बहुत समय से कनाडा के साथ शेयर किया है, जो हम वहां पर कौन है जो खालिस्तानी हैं, जो टेररिस्ट हैं, जो हेट क्राइम्स को कर रहे हैं, सबके सामने है। उन्होंने भारत के जो हाई कमिश्नर हैं, वहां पर के जो कॉन्सुल जनरल हैं, उनकी तस्वीरें निकाली हैं, उनके विरुद्ध उन्होंने ये कहा है जो हम उनके विरुद्ध उनको हार्म करेंगे। तो ये क्या कनाडा के लिए काफी नहीं है? जब वहां पर कोई ऐसा हादसा होगा उसके बाद ये देखिए ये इसके पीछे छुपना जो हम फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन, हमारे यहाँ भी, हम इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, हमें भी पता है फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होता है। उसके पीछे आप ऐसे नहीं छुप सकते हैं। जैसे आखिरी मैं शब्द यही कहूंगा, जैसे हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आज कहा है, इट इज ऑल पॉलिटिकली मोटिवेटेड। पॉलिटिकल मोटिवेशन कनाडा का है, पैसा ISI पाकिस्तान का आ रहा है। ठीक है उमा, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं
जिस तरीके से आज हम जो भारत ने भी बड़े से बड़ा कड़ा रुख अपनाया है, जैसे कनाडा ने कुछ भी इस तरह की बात कही है उसका कड़ा जवाब भी दिया गया है, तो क्या हम आगे ये मान के चलें, ये जो तलखी है जिस तरीके से खास तौर से खालिस्तान के मुद्दे को लेकर अब से नहीं काफी समय से भारत ये बात लगातार कहता रहा है, प्रधानमंत्री ने भी ये बात उठाई थी जब G20 में जस्टिन ट्रूडो आए थे, तो क्या ये अब सिर्फ प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की इसको कहें सरकार को बचाने की, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की, अपनी ईगो की लड़ाई बढ़ गई है, और क्या कनाडा को वैश्विक तौर पर इस पे कुछ समर्थन मिलता दिखाई पड़ रहा है? जी देखिए, आपको याद होगा अंकित कि जब निज्जर की हत्या हुई उसके बाद से खालिस्तानी अलगाववादियों ने पोस्टर्स लगाने शुरू किए, जिसकी बात हमारे एक्सपर्ट भी कर रहे थे, और उस पोस्टर्स में उन्होंने क्या किया कि हमारे जो राजनयिक हैं उनकी तस्वीरें लगानी शुरू की, और ये काफ़ी खतरे की बात थी। और इसके बाद भी भारत ने आगाह किया कि आप इन तत्वों को रोकिए, लेकिन उन्होंने नहीं रोका। तो क्यों आखिरकार उन पोस्टर्स में ये भी कहा गया कि जो हत्या हुई है उसकी जांच की जाए, क्योंकि इसके पीछे भारत है। तो जो अलगाववादी, जो खालिस्तानी आतंकवादी जिस बात को बोल रहे थे, जस्टिन ट्रूडो ने अपनी संसद में खड़े होकर अपरोक्ष रूप से उसी बात को दोहराया है, यानी कि उनको एंडोर्स किया है कि इसके पीछे भारत का हाथ हो सकता है, भारतीय एजेंसियों का हाथ हो सकता है। अब इसके पीछे उनकी मजबूरी क्या है? उनकी मजबूरी यह है कि 2021 में जो 19 के बाद उन्होंने 21 में चुनाव कराए, उनको लगा कि अब शायद उनको बहुमत मिल जाएगा, क्योंकि 19 में उनको 157 सीट मिली थी, 170 सीट चाहिए वहां कनाडा की संसद में। 21 में उनको 158 सीट ही मिले, 12 सीट की उनको कमी थी। उन्होंने गुरमीत सिंह के साथ जो है समझौता किया, और उस समझौते के साथ उनके जो 25 सांसद हैं वो उनको समर्थन दे रहे हैं, तब उनकी सरकार टिकी हुई है। तो जो अलगाववादी नेता गुरमीत सिंह हैं वहां पर, जिनकी पार्टी है न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी, उनके समर्थन पे जब सरकार चल रही है तो वो उनका एजेंडा फॉलो करने को बाध्य हो रहे हैं, वरना उनकी सरकार अभी चली जाएगी, क्योंकि ये समझौता 2025 तक का है। तो चाहते हैं कि उनकी सरकार 2025 तक चले। और ये भी देखिए कि 2015 में जब ये हराकर आए थे कंजर्वेटिव्स को, तो उस समय उसके बाद उनकी जो लोकप्रियता है उसके बाद लगातार गिरती चली गई, और महंगाई के मुद्दे पर बाकी चीजों को ये कंट्रोल नहीं कर पाए। तो अपनी घटती हुई लोकप्रियता को वो खालिस्तानी जो वहां पे एक अलगाववाद की जो भावना है उसको हवा देकर बचाए रखना चाहते हैं, ताकि कल को फिर से अलायंस करना पड़े तो उन्हीं अलगाववादियों के साथ वो अलायंस करें और अपनी सरकार बचा के रखें। मतलब इस मुद्दे को डाइवर्जनरी टैक्टिक के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है जस्टिन ट्रूडो द्वारा। सज्जनलाल साहब, अंत में मैं आपसे समझना चाहता हूं, भारत और कनाडा के बीच में संबंध जो है वो काफी मधुर रहे हैं, अब ये एक बड़ा टर्बुलेंट टाइम जो चल रहा है, तो आप क्या सारा दारोमदार कनाडा के ऊपर है कि इसको डीएस्केलेट करा जाए, दोबारा से संबंधों को ठीक किया जाए? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से देखिए द फर्स्ट शॉट हैज बीन फायर्ड बाय कनाडा, क्योंकि ये कहने की देखिए जो उन्होंने किया है, मेरे ख्याल से वो किसी हद तक, किसी तरीके से आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। पहले वो जाते हैं वहां पर पार्लियामेंट में स्पेशल सेशन में, वो इमरजेंसी सेशन अपना स्टेटमेंट करते हैं और भारत का नाम लेते हैं। देखिए ऐसे कभी नहीं किया जाता है। मैंने अपने 35-40 से ज्यादा साल के अनुभव में, दो डेमोक्रेसीज हैं, डेमोक्रेसी इसमें एक लैडर को एस्केलेट करते हैं। पहले आप सीनियर ऑफिशियल्स के बीच में बात करिए, विदेश मंत्री के बीच में बात करिए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के बीच में बात करिए, प्रधानमंत्री के, एंड ट्राई टू रिजॉल्व इट, ट्राई टू सॉल्व इट। परंतु जैसे आपके अभी जो बता रहे थे एक्सपर्ट हैं, वो बता रहे थे, जो यहाँ पर जब ये आए थे प्रधानमंत्री ट्रूडो, तो वहां पर जो नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के जो खालिस्तानी पार्टी है, उन्होंने इनको कहा होगा जो आपको ये इशू प्रधानमंत्री मोदी के साथ रेज करना है, और उनको यू हैव टू ट्राई एंड कॉर्नर हिम। जब वो यहाँ पर आए, उनकी दाल कुछ गली नहीं, वो वापस गए, तो इन्होंने कहा होगा जो दे मस्ट हैव टर्न्ड द स्क्रूज फर्दर, जो इससे तो हमारा कुछ फायदा नहीं हुआ है। नाउ यू हैव टू सॉर्ट ऑफ शो इट, आपको परोक्ष रूप से कुछ इसमें करना होगा। एंड दैट इज व्हाई he felt compelled to go to the parliament, और वहां पर उन्होंने ये अनाउंस करना पड़ा। यहां तक कि हमारे जो डिप्लोमेट हैं उनका नाम उन्होंने रिलीज किया और कहा जो ये इंटेलिजेंस एजेंसी के हैं। आई थिंक दिस इज सच अ ह्यूज मिस्टेक, एंड जो कभी ये ऐसा नहीं किया जाता है। भारत ने जो उनके डिप्लोमेट को वहां बाहर जाने के लिए कहा है, वी हैव नॉट गिवन आउट एनीथिंग, जो वो कौन है, क्या नाम है, क्या उनकी पोजीशन है यहाँ पर, जैसा ही होना चाहिए। वहां तो विदेश मंत्री खुले आम बोल रही हैं, जो वो इंटेलिजेंस एजेंसी के हेड हैं। आई थिंक उन्होंने सभी जो है सीमाएं हैं, मेरे विचार से इसमें उन्होंने लांघ दी है। तो आपके प्रश्न का जवाब देते हुए, आई थिंक
जो वापस आना पड़ेगा कनाडा को पहले इसकी पहल करनी पड़ेगी। यानी कि एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, जिस तरीके की डिप्लोमेसी में जितने भी तरीके आजमाए जा सकते हैं या जो भी ट्रिक्स होती हैं जिसको कहा जाए, उसका इस्तेमाल ना करते हुए कनाडा ने एक बहुत बड़ी गलती की है। और अब ये जो एस्केलेशन हुआ है उसमें कदम पहले कनाडा को ही पीछे खींचना पड़ेगा, क्योंकि भारत कम से कम अपनी प्रिंसिपल पोजीशन से अभी फिलहाल हटता नजर नहीं आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। कनाडा में गैंगस्टर सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा दुनिके की हत्या की खबर आ रही है। सुक्खा एनआईए की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल रहा है। यह आतंकवादी अर्शदीप डाला का करीबी सहयोगी था। खबरों के मुताबिक कनाडा के विनीपेग क्षेत्र में इसके प्रतिद्वंदियों ने इसे गोली मारकर इसकी हत्या कर दी। सुक्खा पर करीब 15 राउंड फायरिंग की गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सुक्खा पंजाब के मोगा जिले का रहने वाला था और खालिस्तान टाइगर फोर्स के नामित आतंकवादी अर्श डल्ला का करीबी सहयोगी था। भारत ने सुक्खा के खिलाफ 14 आपराधिक मामले लंबित हैं। 2017 में जाली दस्तावेजों की मदद से वह कनाडा भाग गया था। गैंगस्टर सुक्खा की हत्या ऐसे समय में हुई है जब भारत और कनाडा के बीच में जो माहौल है वो बेहद तनावपूर्ण बना हुआ है। ऑफिशियली हमारे पास जानकारी नहीं है इसके बारे में, बट हमने जो सुक्खा दुनेका का पिंड है हमारा मोगा जिला में दुनेका सिटी एरिया में पड़ता है, वहाँ पे जाके वेरीफाई किया है और वेरीफाई करन तो हमें ये पता लगा है उनके रिश्तेदार का कनाडा से इनका मैसेज आया हुआ है और उनकी डेथ होने के बारे में मैसेज आया हुआ है। इधर हम फर्दर वेरिफिकेशन कर रहे हैं आगे। चलिए अब बात करते हैं महिला आरक्षण बिल पर, यानी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लोकसभा में पास होने के बाद आज राज्यसभा में इसमें चर्चा हो रही है। चर्चा की शुरुआत कांग्रेस नेता रंजीत रंजन ने की। उन्होंने कहा कि आपने इसे नारी शक्ति वंदन विधेयक का नाम दिया है, महिलाओं को वंदन नहीं समानता का अधिकार चाहिए। इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि इस कदम से नारी का सशक्तिकरण जो है वो जरूर होगा और नारी को ताकत मिलेगी। नारी शक्ति वंदन विधेयक, ये शब्दावली ही हमारी पार्टी के दृष्टिकोण को स्पष्ट करती है। हमारी संस्कृति महिलाओं को ऊंचा स्थान देती है, लेकिन इसके बाद लगातार इस पर अभी बहस चल रही है। जरा आपको सुनवाते हैं। महिला रिजर्वेशन बिल का स्वागत करती हूं। मैं भी महिला हूं और चाहते हैं हम लोग कि महिलाओं की जो भागीदारी है वो सदन में बढ़े, राजनीतिक परिवेश में बढ़े, लोगों के प्रतिनिधित्व करने में बढ़े। कि हम चाहते हैं कि यह बिल पास हो, SC ST के साथ OBC महिलाओं को भी अधिकार मिले। संविधान राइट्स की बात करता है, अधिकार की। हमारी वोकैबुलरी को क्या होता जा रहा है? अधिकार दया की श्रेणी में नहीं आएगा, लेकिन पूरा का पूरा जो टेक्सचर देखता हूं वो दया की श्रेणी में बात होती है। अधिकारों की बात कभी दया से नहीं होगी। अब हम क्या कर रहे हैं इस बिल के माध्यम से? 84 और 47 के अंदर 1/3 कर रहे हैं। क्या यह अन्याय नहीं है? एग्जिस्टिंग सीट्स में नहीं, जो 33% आ रहा है उसके अंदर, जिसका आंकड़ा अभी के हिसाब से 136 सीट बैठता है, उसमें SC ST और OBC की व्यवस्था हो। संसद में महिला आरक्षण बिल पर जो चर्चा हो रही है उसको सुनने के लिए आज कई फिल्म अभिनेत्रियां संसद पहुंची। खुशबू और दिव्या दत्ता ने NDTV से बातचीत भी की। आपको सुनवाते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है कि एक ऐतिहासिक मौके पर मैं यहाँ पर संसद में हूँ, क्योंकि ये जो 33% रिजर्वेशन बिल था, बहुत सालों से हम इसका इंतजार कर रहे थे। होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा, लेकिन फाइनली आज हुआ है। तो बहुत गर्व महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है कि हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं वो महिलाओं के लिए इतना सब कुछ कर चुके हैं पिछले 9 सालों में, और आज भी
मतलब ये 33% जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है उसको किसी भी तरह से पास करवाना है तो उन्होंने करवा दिया। संसद में आई है, ऐतिहासिक दिन के मौके पर आप आई है। बहुत खुशकिस्मत फील कर रही हूँ कि आज इस ऐतिहासिक दिन पर यहाँ आने का मौका मिला, एक सेशन में जाकर ये किस तरह से बना है और किस तरह से इसको सब लोग अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी कि रिजर्वेशन बिल पास हुआ। 33% बहुत बड़ी बात होती है और अच्छा लग रहा है कि महिलाओं को इतना अच्छा स्थान मिल रहा है और बहुत मौके मिलेंगे।